प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जन्म 29 जनवरी 1922, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। 1939 इंटरमीडिएट सेंट जोसेफ्स कॉलेज, नैनीताल। 1943 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी और फिर वहीं पर फिजिक्स के प्रोफेसर। 1966 आरएसएस के कार्य में रुचि होने के कारण यूनिवर्सिटी छोड़कर आरएसएस के फुल टाइम वर्कर। 1987 जॉइंट जनरल सेक्रेटरी आरएसएस। 1994 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज के लिए आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। गुण की पूजा, न्याय व्यवस्था अखिल विश्व में फैलाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। रज्जू भैया जी का जन्म भारत की धरा पर उत्तर प्रदेश के गांव बनेल के संभ्रांत राजपूत परिवार में जिला बुलंदशहर में 29 जनवरी 1922 में हुआ था। यह प्रथम युद्ध की समाप्ति का समय था और एक नए युग की शुरुआत थी। पुनः नवनिर्माण की संकल्पना साकार करने के बारे में चिंतनमय व प्रयासरत था। यह समय एक नए युग की शुरुआत का था। रज्जू भैया ने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, समाज की सृजनात्मक गतिशीलता, प्रकृति संरक्षण व संवर्धन व राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित किया। आज रज्जू भैया का विचार व अनुयायी विश्व के 5 द्वीपों में विद्यमान है। रज्जू भैया प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक रहे। वैज्ञानिक होने के नाते वह समाज व देश की जटिल से जटिल समस्याओं का सरल, व्यवहारिक व प्रभावी ढंग से समाधान देते थे। वे अपनी बात बेबाक शैली में कहने में भी निपुण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रज्जू भैया कांग्रेस के संपर्क में आए, पर उन्हें कांग्रेस की नीतियों व कार्यशैली पसंद नहीं आई। उसी दौरान उनका पहली बार संघ से सीधा संपर्क हुआ और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1942 में संघ में प्रवेश किया। मैंने एक बड़ा भाषण वहाँ दिया हैदराबाद में, तो उसमें मुसलमान सुनने के लिए आए। समझे कि भाई ये बड़ा खूंखार आदमी है, जरा इसका भाषण सुना जाए। तो भाषण सुना तो देखा कि सारी बातें बड़ी रीजनेबल हैं। हमने कहा देखो भाई, ये 3 जगह हैं कि जहाँ लाखों हिंदू जाता है, तो इन तीनों जगह में आपके लिए तो मक्का मदीना, बिहार शरीफ वगैरह कुछ नहीं है। आप अगर इनको दे देंगे, यहाँ मंदिर बन जाएंगे, तो ये जो आपस का और एक दूसरे पर शक है, ये समाप्त हो जाएगा। शाम को मिलने आए बोलो, तो कहने लगे कि साहब हमको डर बहुत लगता है। हमने कहा देखो भाई, इस डर से बचाने के लिए क्या चीज़ हो सकती है। देश में 7 लाख गांव हैं, 25,000 थाने हैं, तो थानेदार तो बचा नहीं सकता। बिहार के अंदर चुनाव के समय या एमसीसी से नहीं बचा सकता। हिंदू की गुडविल प्राप्त करो। गुडविल कैसे प्राप्त होगी? बड़ी सरल चीज़ है। ये 3 चीज़ें आप अगर 3 स्थान दे देते हैं, इतना बड़ा हिंदू के सोचने में परिवर्तन होगा। वो कहेगा कि देखो, ये आज देश में रहने वाला मुसलमान हमारी भी इज्जत करता है, हमारी भावना की भी इज्जत करता है। तो हम तो ऐसी चीज़ें फैलानी चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे की भावना की इज्जत हो, किसी प्रकार का भय न रहे। पर इस भय को रात दिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती हैं कि मुसलमान हमेशा उनके साथ रहे, तो इट हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल गेम। और हमने ये भी कहा है कि गांधी जी तो हमारे कैंप्स को देखने के लिए, यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर को देखने के लिए आए हैं, और गांधी जी की जितनी बातें हैं, तो चाहे गोरक्षा है, चाहे स्वदेशी है, चाहे अपनी भाषा है, चाहे ग्राम उत्थान है, काम तो हम तो गांधी जी के हम ही कर रहे हैं। परंतु ये है कि उनको उस समय प्रोपेगेंडा करने की मौका बहुत लग गया। रज्जू भैया की जीवन यात्रा 81 वर्ष, 5 माह व 16 दिन की थी। संस्कार रज्जू भैया के जीवन में उनके ओजस्वी पिता कुंवर बलवीर सिंह और उनकी संस्कारित माता ज्वाला देवी जी से मिले। रज्जू भैया की प्रारंभिक शिक्षा एक निजी शिक्षक के द्वारा घर पर ही हुई। इसके पश्चात उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बुलंदशहर, दिल्ली, उन्नाव व नैनीताल में ग्रहण की। उन्होंने उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से एमएससी भौतिक शास्त्र की उपाधि से पूरी की। किताबें पढ़ने का, खेल देखने का,
साधारणतः हिस्टोरिकल बुक्स, साधारणतः जिनसे देश की धर्म के विषय में कुछ जान सकते हैं। कुछ आप देखेंगे मेज़ पर तो आपको दर्जनों किताबें दिखाई देंगी। रीडर्स डाइजेस्ट भी पढ़ते हैं, ऐतिहासिक नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। क्रिकेट देखने का शौक़ है, खेलते भी थे, और भी खेल देखने का शौक़ है। गाना गीत सुनने का शौक़ है। कैसे गीत? क्लासिकल। ये तो आजकल के तो नहीं पसंद है। फिल्में भी अगर अच्छा हो, देशभक्ति में हम छोड़ते चलते हैं, देश की नैया तुमको संभालना, ऐसे अच्छे अच्छे गीत जो होते थे वो पसंद हैं। स्वाभाविक बात उनके बारे में थी कि वो, बाकी सरसंघ चालक जी के बारे में तो डॉक्टर जी को छोड़कर सभी को जानता हूँ मैं। तो बाज़ार में जाके अकेले यहाँ का बाज़ार का क्या भाव है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है, अपने कार्यालय में कौन सी चीज़ें आती है, इसका वो काफ़ी और बारीकाई से और पूछताछ करते थे और उस प्रकार मार्गदर्शन भी करते थे। इस प्रकार और बहुत ही एक सरल स्वभाव के और रज्जू भैया थे। नोबेल प्राइज पाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन एमएससी में उनके परीक्षक थे। उन्होंने रज्जू भैया की विलक्षण प्रतिभा को देखकर उन्हें अनुसंधान के लिए बेंगलोर आने के लिए प्रस्ताव दिया था। जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत सरकार ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी, तब उन्होंने संघ प्रमुख गुरुजी से रज्जू भैया को अपनी टीम में लेने की इच्छा जताई, परंतु रज्जू भैया ने संघ कार्य को चुना। देश को आजादी मिलने के बाद भी रज्जू भैया संघ के स्वयं सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर रहकर जनहित, समाज कल्याण व राष्ट्र नवनिर्माण के कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलता से करते रहे। जब वर्ष 1942 में कहीं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब रज्जू भैया जी के मन में राष्ट्र नेतृत्व और राष्ट्र नवनिर्माण की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही थी। उसी दौरान उनको श्री शांताराम कसालकर ने संघ के उत्सव में आमंत्रित किया। यहाँ उनका पहली बार संघ से सीधा संपर्क हुआ। वर्ष 1967 से 1974 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश व बिहार में बतौर प्रचारक दायित्व भी संभाला। वर्ष 1994 में संघ के तीसरे सर संचालक श्री बाला साहब देवरस ने अपने जीवन काल में ही रज्जू भैया का सर संचालक पद पर अभिषेक किया। वर्ष 2000 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनके जीवन के बारे में मैं जब स्वयंसेवक के नाते से शाखा पर आता था कानपुर में, तब अधिकारियों से एक जानकारी मिली कि संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद अपने घर पर वो अधिकारियों को बुलाते थे। उसमें बापूराव मोघे, भाऊराव देवरस उस कालखंड के प्रमुख अधिकारी थे। तो घर आते थे तो उनकी माता जी देखती थी जितनी उम्र के रज्जू भैया है उतनी उम्र के ये लोग हैं। तो रज्जू भैया से वो पूछती हैं कि क्या तुम्हारे संघ में सब तुम्हारे ही जैसे लोग हैं क्या, कोई बूढ़े बुजुर्ग नहीं हैं? तो एक बार कहते हैं बाबा साहब आप्टे का प्रवास उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा साहब आप्टे पगड़ी बांधते थे। जब उनका घर जाना हुआ तो माता जी को महसूस हुआ कि संघ में इन्हीं के जैसे नहीं तो बुजुर्ग लोग भी संघ के काम में लगे हुए हैं। ऐसी उनके जीवन की घटना की जानकारी मुझे संघ स्थान पर कानपुर में अधिकारियों से मिली थी। विभिन्न दलों और विचारधाराओं के नेताओं से उनके सहज संबंध थे। सभी संप्रदाय के आचार्यों व संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। संघ को समर्पित रज्जू भैया की जीवनी पर संघ के प्रथम सर संचालक डॉक्टर हेडगेवार, द्वितीय सर संचालक गोलवलकर गुरुजी, भाऊराव जी देवरस, बापूराव जी मोघे, माधवराव देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और बाबा साहेब आप्टे का गहरा प्रभाव रहा। डॉक्टर हेडगेवार के साथ वे प्रत्यक्ष काम तो नहीं कर सके, मगर उनके विचारों से सदा प्रेरित रहे। 24 वर्ष के अध्यापन कार्य के पश्चात उन्होंने 44 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में संघ में कार्यरत रहे। रज्जू भैया की मान्यता में एक बात स्पष्ट थी कि दुनिया में विज्ञान जिस हिसाब से फैल रहा था उसमें एक संभावना पैदा हुई, जिसमें पहली बार
भारत का धार्मिक ज्ञान व इतिहास विज्ञान की आधारशिला का पहला स्तंभ है। परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के एक कुलीन और शिक्षित परिवार से आते हैं। उनका पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण होता ही था संघ कार्य के निमित्त, और इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनके निजी संबंध भी थे। उनसे उनका मेल मिलाप भी होता रहता था। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई, उस समय किसी एक व्यक्ति को जनसंघ के काम में देने की बात चली, तब स्वाभाविक रज्जू भैया जी का नाम सबके सामने आया। उनसे पूछा भी गया, उन्होंने सोचकर उत्तर दिया कि मैं संघ कार्य को ही प्रधानता दूंगा, राजनीति मेरे लिए गौण है। इस उत्तर के कारण ही नानाजी देशमुख जी को उत्तर प्रदेश के जनसंघ के महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये उनकी जो संघ कार्य को प्रधानता देने की जो सोच है वो उससे परिलक्षित होती है। दूसरी घटना है, वो राजनीति में शुचिता और सादगी इसके बड़े आग्रही थे। जब राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भैरव सिंह शेखावत थे, उस काल में जयपुर के प्रवास में उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल जी के घर मंत्रिमंडल में जितने भी स्वयं सेवक थे उन सबको बैठक के लिए बुलाया गया था। उस बैठक में उन्होंने पूछताछ की कि जो लोग अपने कार्यालय में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात किन्होंने पर्दे बदले, कालीन बदली, कुर्सियां बदली, तो उनका कहने का आशय ये था कि आप लोग जैसी व्यवस्था पहले रही है वैसे ही व्यवस्था आगे भी चलाइए, ये सब बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा उन्होंने पूछा कि आपके घरों में नई वस्तुएं कौन सी आई हैं मंत्री बनने के पश्चात। इसके पीछे उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब तक आप मंत्री हैं तब तक आपके घर में कोई नई वस्तु नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे, भले ही वो आपने अपने धन से खरीदी हो, लोग उसका विपरीत अर्थ ही लेंगे, चर्चाएं होंगी, और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब संघ कार्यालय बनते थे उस काल में आंध्र प्रदेश का कार्यालय बना, तमिलनाडु का कार्यालय बना। वो बनते समय वो देखने भी गए थे और उन्होंने सबको ठोक बजाकर कहा था कि कार्यालय ये सामान्य ही होना चाहिए, ताकि जो भी स्वयंसेवक उसमें प्रवेश करे उसको वो अपने घर से कुछ अधिक आलीशान है, भव्य है, संपन्न है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो सादगी के आग्रही, सरलता इनका स्वभाव था। हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में ऐसा वाइड और विशाल है, मानवतावादी, कि उसके अंदर कहीं कोई संप्रदाय की बात ही नहीं है, कोई संकुचित बात नहीं है। वही सब पढ़ाते हैं। रामायण है, महाभारत है, अंग्रेजों के काल में हम लोग यहाँ पढ़ते थे। सरस्वती जो है वो शिक्षा की देवता है, चाहे पिलानी में देख लीजिए, चाहे रुड़की यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सरस्वती को शिक्षा की देवता माना। हम नहीं, इंडोनेशिया में शिक्षा की देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। रज्जू भैया यह मानते थे कि जब तक भारत की गौरवशाली धार्मिक परंपरा और संस्कार भारत के युवाओं तक नहीं पहुंचेगी, तब तक विज्ञान भी नहीं पहुंच पाएगा। रज्जू भैया अपने जीवन काल में भारतीय परंपराओं, मानवीय मूल्यों, सनातन मान्यताओं, वैदिक ज्ञान, विश्व शांति, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व विभिन्न विषयों को विश्व में प्रचारित व प्रसारित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील व कार्यरत रहे। आज विश्व के अधिकतम देशों में संस्कृत, भारतीय ज्ञान,
परंपराओं, जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं, योगिक क्रियाओं, सनातन परंपराओं व वैदिक ज्ञान का अनुसरण किया जा रहा है, जिसका श्रेय काफी हद तक रज्जू भैया को जाता है। रज्जू भैया का गौधन के प्रति विशेष आकर्षण था। रज्जू भैया यह मानते थे कि अगर भारत में ऐतिहासिक गौ संवर्धन यदि अपना आधार पूर्ण स्थापित कर सका तो पूरे विश्व को पशु संवर्धन के संबंध में भी संदेश दे सकेगा। जो बातें रज्जू भैया 60 और 70 के दशक में कहा करते थे, आज पूरा विश्व उसी का अनुपालन करने के लिए आकर्षित हो रहा है। रज्जू भैया की जीवन यात्रा मानवता व संपूर्ण विश्व को ईमानदारी, प्रामाणिकता, धैर्य निष्ठा, कर्मण्यता, पुरुषार्थ, समाज व देश सेवा के लिए सदैव प्रेरणा देती रहेगी।